नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर काफ़ी गहराई में और काफ़ी डिटेल में हमने अब तक क्लासें ली है और देखा है। आज की हमारी क्लास में भारत के उच्चावच को लेकर हमको बात करनी है। जो उच्चावच के जो क्षेत्र हैं भारत के अंदर, उनको लेकर किस प्रकार वो जलवायु को प्रभावित करते हैं काफ़ी अच्छे से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखिए आप। इस मैप से ही आपको सारे उच्चावच समझ में आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि उच्चावच क्या होते हैं, भारत के अंदर कहाँ पे किस प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, तो कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई, वो बात की बातें हैं। वो गाइडों के अंदर भरमार है, इनकी फैक्ट के रूप में दे रखी है। हमको समझना है चीज़ों को और उसी को लेकर हम बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हिमालय है हमारा, वो दोहरी भूमिका निभाता है। मध्य एशिया से आने वाली, खास करके साइबेरिया से आने वाली जो शुष्क हवाएं होती है, वो काफ़ी ठंडी होती है। वो क्यों? वो ठंडी इसलिए होती है क्योंकि वो ध्रुवों से आ रही होती है। तो ध्रुव तो शीत ही होते हैं, तो वहां से आ रही होती है, तो ये रोक लेता है उन हवाओं को। इसलिए भारत के अंदर काफ़ी अच्छी खेती हो पाती है। लेकिन भारत के अंदर अगर उच्चावच ना होते तो फिर क्या होता? फिर खेती नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण यह है कि बारिशें नहीं हो पाती। ये क्या है, किस प्रकार है, उसको समझते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो आज का पॉइंट है वो है उच्चावच। उच्चावच, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट वो है कि जो प्रभावित करता है, प्रभावित उच्चावच जो है वो प्रभावित करता है क्षेत्रों को। ये किस प्रकार करता है, तो देखना, इसको इसको समझना आप। सबसे पहले ढलान हो गई, ठीक है, ढलान हो गई, पहाड़ हो गए। ढलान पहाड़ों की होगी ना, तो पहाड़ हो गए, पहाड़ हो गए, वायु हो गई, वायु हो गई, या मैदान हो गए, वर्षा हो गई, ठीक है। या फिर जो पर्वतमाला है वो हो गई, तो पहाड़ों के अंदर आ जाएगी। पहाड़ों के अंदर पठार भी आ जाएंगी, पर्वतमाला भी आ जाएगी, और हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ऊंचे चोटी, सबको इसी में आप देख लेना। फिर वर्षा हो गई। अब देखो ध्यान से, ये जो क्षेत्र है ये उच्चावच के अंदर ही माने जाते हैं। अब उच्चावच तो वो होता है जैसे जो स्थित हो, जो मौजूद हो, एक वस्तु जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, उनको उच्चावच कहते हैं। समझना, हिमालय है भारत के अंदर सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, ठीक है। 8,000 मीटर, 3,000 मीटर, 6,000 मीटर की यहाँ पे ऊंचाई हमको मिलती है, चोटियाँ हमको मिलती है। हिमालय की चौड़ाई इतनी मिलती है, ऊंचाइयाँ इतनी मिलती है। उसके बाद अरावली जैसी पर्वतमाला है। उसके बाद तमिलनाडु में यहाँ पे पर्वतमाला है। यहाँ पे जो नर्मदा नदी निकलती है, या ताप्ती नदी जो निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे हो गई, दक्कन ट्रेप हो गया, और इधर जो मासिंगराम पहाड़ियाँ जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो हो गई। ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े हैं, ये ऊंचे क्षेत्र हैं। अब आप देखिए, एक पॉइंट और हम शामिल करते हैं, निचाई। निचाई, ठीक, ये अपने द्वारा बनाए गए पॉइंट है, किताबों में इस तरह नहीं मिलेंगे आपको। किताबों में एज इट इज अच्छे बना के दे रखे होंगे, लेकिन ये समझने के लिए हमने लिखे हैं बस। अब समझो यहाँ पे चीज़ों को। हिमालय हो गया, हिमालय, यहाँ से कोई हवा आई, हिमालय के टकराएगी, टकराने के बाद वो बारिश करेगी। बारिश करेगी तो बारिश तो कर दी, मान लो बारिश तो हो गई वहाँ पे, लेकिन वो पानी जो बहेगा वो किसके माध्यम से बहेगा? वो ढलान के माध्यम से बहेगा। तो हमारे लिए पॉइंट बनाना आवश्यक था कि यहाँ पे ढलान भी होती है जो प्रभावित होती है। अगर ये क्षेत्र ऊंचा नहीं होता तो हवाएं गुजर जाती, बारिश नहीं हो पाती, तो इस ढलान का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखिए पहाड़। तो हमने कहा कि पहाड़ों के अंदर आप पहाड़ियाँ शामिल कर लो, पठार शामिल कर लो, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, उन क्षेत्रों को शामिल कर लो। जैसे राजस्थान के अंदर गुरु शिखर बहुत ऊंची चोटी है, तो वहाँ से भी तो बारिश होती है, वहाँ पे भी तो बर्फ गिरता है, तो एक ऊंचा क्षेत्र वो हो गया, तो उसकी वो ढलान हो गई। अब एक और दूसरी, इसका दूसरी चीज आप देखो ध्यान से समझना। जैसे ये हिमालय हो गया क्षेत्र, अब हिमालय के टकराने के बाद इधर तो बारिश हो गई, लेकिन क्या बारिश उधर हो पाई? नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हिमालय बीच में आ गया। तो इसी ढलान के कारण, एक तरफ तो ढलान है जहां से पानी बह रहा है, दूसरी तरफ ढलान है, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? छाया, छाया वृष्टि क्षेत्र वो हो जाएगा। ठीक है, छाया वृष्टि क्षेत्र। अब भारत के अंदर हम देखते हैं इसको, ध्यान से देखना। ये है पश्चिमी घाट,
ठीक है, तो ये अरब सागर से बारिश होगी, अरब सागर से बारिश होगी, अरब सागर से बारिश होगी, और अरब सागर से बारिश होगी तो कहाँ पे होगी, इस क्षेत्र में होगी। और यहाँ पे हमको दक्कन ट्रैप मिलता है, दक्कन का पठार मिलता है। मतलब मुंबई के अंदर तो काफी तेज बारिश हो रही है, लेकिन पुणे, आप मैप में जाइएगा, गूगल मैप में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा पुणे सालासर, ठीक है, वो क्षेत्र देखिएगा। अब मुंबई तो यहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में तो धमाकेदार बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश है। लेकिन पुणे में बारिश ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो ढलान है, वो ढलान दूसरी तरफ है, और जो बारिश हो रही है वो दूसरी तरफ हो रही है, ठीक है। तो ये है, तो इधर तो बारिश हो रही है, लेकिन इधर बारिश का नामो निशान नहीं है, हो भी रही है तो काफी कम हो रही है। तो इस कारण ये ढलान जो होती है, तो एक तरफ तो ढलान है जहाँ पे बारिश, काफी शानदार बारिश हो रही, दूसरी तरफ जो ढलान है वो अब बारिश ही नहीं हो पा रही, तो इसको कहते हैं छायावर्ती वृष्टि क्षेत्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट हमारे सामने बनते हैं, ये लिख भी सकते हो आप तीनों पॉइंटों को, क्योंकि डिटेल में आपको इस, जैसे ही हमने वीडियो डाला फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में हम नोट्स को लिख के लिंक डाल देंगे उनके, आप जैसे ही क्लिक करोगे और वहाँ पे पहुँच जाओगे, आपको इसी टेस्ट लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन समझने के लिए आप 3 पॉइंट लिख सकते हो, एक है तापमान, ठीक है, एक है बारिशी, सॉरी, एक है पवनों की गति, पवनों की गति, और एक पॉइंट है वर्षा। तीनों पॉइंट है ये, तापमान, पवनों की गति, ठीक है, गति भी लिख सकते हो या दिशा भी लिख सकते हो, ठीक है, दिशा भी लिख सकते हो, चलो दिशा लिखते हो। क्या वर्षा हो गई, अब समझना। एक पॉइंट उच्चावच को लेकर और देखना, जिसको हमने नहीं देखा, इन ये लिखने से पहले देखना था। देखो, यहाँ पे नदी मिलती है गंगा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी मिलती है। अब इन्हीं नदियों के किनारे आपको क्या मिलते हैं, आपको बड़ी बड़ी चोटियाँ, पहाड़ मिलते हैं, सिंपल सी बात है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, दक्कन ट्रेप, चंबल नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पे आपको विंध्याचल केदार भूमि, लूनी नदी जहाँ से निकलती है आपको यहाँ पे वो मिलती है, ये कृष्णा नदी जहाँ से निकलती है, यहाँ पे कितनी सारी पहाड़ियाँ आपको बड़ी बड़ी मिलती है। अगर सिर्फ पहाड़ियाँ होती, आप सोचिए कि सिर्फ पहाड़ियाँ होती और नदी घाटियाँ नहीं होती, बड़ी बड़ी जो नदी घाटियाँ हैं नहीं होती, तो हवाएं गुजर सकती थी क्या? आप कहेंगे नहीं गुजर सकती थी। तो ये नदी घाटियाँ जो होती है, जैसे गंगा नदी हो गई, तो यहाँ से आने वाली जो है, अब आप मान के चलिए कि यहाँ से गंगा नदी जो आती है, इसी घाटी के सहारे हवाएं अपना पानी लेके हिमालय की ओर चली जाती है, और यहाँ पे टकराने के बाद मुड़कर ये बारिश करती है। अगर ये घाटियाँ नहीं होती तो मान के चलिए कि बारिश का होना, जो वितरण होता है बारिश का, वो नहीं हो पाता। यहाँ से हवाएं जाती है, टकराती है, और बारिश होती है, वापस गंगा नदी में पानी आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हवाएं जाती जाती गंगा नदी में पानी छोड़ दी जाती है और वो बहता रहता, नहीं। ये घाटियों के सहारे ही हवाएं आगे बढ़ती है, और इन घाटियों के बारिश करके इन्हीं घाटियों में वापस पानी आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। तो एक बार ये तीनों पॉइंट लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट को लिख से एक ऐसे ही छोड़ देना, और वो जो लिंक आपको मिलेगी उस लिंक के सारा आपको अपने नोट्स तैयार करना, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेसिक तरीके से हम उनको बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तापमान हो गया, पवनों की दिशा हो गई, वर्षा हो गई, और आपके सामने उच्चावच के क्षेत्र हो गए। ये हमने अच्छे से पढ़ भी लिए हैं और देख भी लिए। अब इनका महत्व क्या है, हमको आगे बढ़ना है। जब हम बात करेंगे दबाव को लेकर, जो प्रेशर होता है हवाओं के अंदर, उनको लेकर जब हम बात करेंगे, सूर्य की गर्मी को लेकर जब हम बात करेंगे, जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको लेकर जब हम बात करेंगे, ये जलवायु का सबसे कठिन टॉपिक होता है। और उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बिना देखे ही आनी चाहिए। आपके सामने कोई तापमान का भी नाम ले लेना, तो पूरी जलवायु आपके सामने निकल के आ जानी चाहिए। इसलिए हमने इतनी गहराई में, इतनी डिटेल में आपके सामने जानकारियां रखी। अब आगे बढ़ते हैं, देखना। तापमान हो गया, और हम सभी को पता है तापमान की स्थिति भारत के अंदर जब कर्क रेखा पे सूर्य होगा तब सबसे जोरदार तरीके से बनेगी, और वो कहाँ पे बनेगी, वो राजस्थान के अंदर बनेगी। और वही राजस्थान के अंदर बनने वाली, ये पूरे भारत के अंदर, ठीक है, पूरे भारत के अंदर एक पवनों की दिशा तय कर देती है। दूसरा पॉइंट देखो, पवनों की दिशा तय कर देती है, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा लो प्रेशर बन रहा है, उस लो प्रेशर के पीछे हवाएं भागती हुई आएगी, एक चुंबक की तरह वो हवाएं काम करेगी। यहाँ पे हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद ऊपर जाके ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद वापस नीचे आएगी,
वापस समुद्रों की ओर जाएगी, वापस समुद्रों से यहाँ आएगी। समुद्रों की ओर क्यों जाएगी, इसको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर बनने के कारण हवाएं दूर भाग रही है, तो वहाँ पे भी तो जमीनें खाली, जगह खाली हो रही है ना, तो उसी जगह को भरने के लिए वापस हवाएं उधर चली जाएगी। हमेशा जो भारी हवाएं होती है, जो ठंडी हवाएं होती है, वो नीचे आती है, और जो गर्म हवा है ऊपर जाती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तापमान जो ज़्यादा होगा तो हवाएं खींच लेगा अपनी ओर हवाओं को, ठीक है, लेकिन यही जब ठंड का मौसम आएगा, यही हवाएं वापस अपनी जगह बदल लेगी, और इनके कारण ही बारिश होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हवाओं का दबाव पड़ता है, जो परिसंचरण तंत्र हमारा जो है, उसको लेकर। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना, काफ़ी सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।